ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पे फिलहाल आप बैठे हैं और एक फौजी साहब रिटायरमेंट फौजी और बड़ी खुशी हो अगर भाई आपने पता है कि 17 साल देश की सेवा कर जो किसानों के बीच में बैठे हैं तो उस तक किसानों का भी हौसला बढ़ा है और अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। एक फौजी साहब अपने साथ में बैठे हैं और भगत सिंह के ऊपर चर्चा करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक फौजी का मुँह तो भगत सिंह और जैसे जो मतलब वो क्रांतिकारी हुई है, वो विचारधारा हुई है, अनुकार उसका नाम लेंदे इंसान का खून खोल जाए। तो फौजी साहब राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया आप एक बार अपना परिचय दे दो। मैं सर नाम? मेरा नाम बादूराम खोकर, जिला नागौर, तहसील डीडवाना, गांव सुदरासन और राज्य अपना राजस्थान? राज्य अपना राजस्थान। अच्छा, कौन से सन में आपने नौकरी करनी शुरू करी थी? मैंने 2002 के अंदर में भर्ती हुआ था। नई रिटायरमेंट हो फिर तो 19 में? 2018 के अंदर में रिटायरमेंट हो गया सर। कौन चीज़ का ड्यूटी लास्ट हिसार थी सर। अच्छा, मैं भी हिसार में कैंट में थी। हिसार कैंट में थी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इस आंदोलन की स्थिति आपने क्या लगी जो आप लगातार साझा बॉर्डर पर काम कर रहे हो और भी बॉर्डर पर आप जाएंगे, आंदोलन की स्थिति कैसी लगी? आंदोलन की स्थिति देखो, आंदोलन अभी शुरुआत मतलब कि सही दिशा में अभी जाना शुरू हुआ है। पहले तो सिर्फ मतलब सरकार इधर उधर घुमा रही थी, अब आंदोलन सही दिशा में जाएगा और मतलब एक परिवर्तन जिसको बोलते हैं उस परिवर्तन की तरफ जाएगा आंदोलन। भगत सिंह वाली जो विचारधारा आपने बताई, भगत सिंह वाली जो विचारधारा है ना, वो तीनों जो काले कानून ने बनाए हैं ना, वो मतलब भगत सिंह के चरणों में वहाँ मोदी को रखना ही पड़ेगा, चाहे संसद में झुक करके वहाँ रख दे। किसानों को आगे झुकने की जरूरत नहीं है, भगत सिंह के चरणों में झुक करके संसद के अंदर में मूर्ति बनी हुई है उसकी एक, वहीं झुक करके चढ़ा दे बोला और वहीं उसको पानी पूनी पिला देना प्यासा कोई पितर के रूप में कैसे, तो मोदी बच सकता है। नहीं तो बोला या तो काले तीन कानून रहेंगे दुनिया के अंदर में, या हम रहेंगे या फिर मोदी रहेगा। नॉर्मल ऐसे भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे पर जब तख्त पे खड़ा हो गया था ना, उस टाइम उसने घोषणा की थी, बोला अंग्रेज की जड़ें हिल चुकी है, 10-15 साल में चले जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफ़ी साल अफरा तफरी बीतेगी, उसके बाद में लोगों को मेरी याद आएगी। और जब वो जोर से चिल्ला के बोला था इनकलाब जिंदाबाद, तब आप और मेरे जैसा कोई अंग्रेज था, उसने बोला व्हाट इज दिस इनकलाब, बोला एक दिन दुनिया में मेरे लहू से इनकलाब आएगा। अगर मतलब कि बहुत सी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए ना, क्यों आज़ाद भारत के शासकों ने देश को धर्म के नाम पे 2 भागों में बांट दिया? क्यों देश के लिए अपना वर्चस्व लौटा देने वाले जांबाजों को अपरचारित रखा? क्यों शौर्य को दोई माना? शौर्य को मतलब अहिंसावाद, बोला गांधी जी तो बहुत तगड़े थे और मतलब ये तो ऐसे ही है। आज पल पल बदलती भारत की राजनीति और अधोगामी होता जा रहा हमारा ये जो चरित्र है, इसको संभालना और समझना और इसके ऊपर निर्णय करना ना, एक विचार करना बहुत ज़रूरी कि भगत सिंह चीज़ क्या थी। भगत सिंह ने क्या बोला था उस टाइम? सुखदेव को यही तो बोला था ना, बोला ये जब छुड़ाने वाली बात आई थी, बोला गांधी जी को बोला है, बोला छुड़ाएंगे। गांधी जी बोला ये बदमाश इनको नहीं छुड़ाऊंगा। तब तो ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे वो, बोला देख साड़ी ये जनता वो बढ़िया के गेल हो गई। बोला सुखदेव को यही तो बोला था ना, बोला ये बढ़िया के गेल हो, नहीं बोला ये गांधी जी के गेल हो गई। तो वो जनता उस टाइम भगत सिंह के गेल नहीं होती। भगत सिंह ने क्या बोला था? बोला माँ मैं इस दुनिया के अंदर में लाखों भगत सिंह पैदा कर दूंगा। वो जो लाखों उस टाइम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये अभी जो चारों तरफ है नहीं क्रांतिकारी, ये लाखों है। आज सारे भगत सिंह बने मतलब इन्होंने मतलब कि जैसे हमारी जो संसद वगैरह थी उसने विचार करे हमारे देश के सारे विरोधी जी किसी भी पार्टी का हो रहे, जब देश आज़ाद हुआ था ना उस टाइम भगत सिंह उनके साथियों की और गांधी की उपासना हुई थी। तब कांग्रेसियों ने अपने आप को मॉडरेट कहा था, आपने पढ़ा होगा मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, और भगत सिंह और उनके साथियों को आतंकवादी और बदमाश कहा था, और कम्युनिस्टों ने अपने आप को कामरेड कहा था। लेकिन वो कथनी और करनी मात्र नहीं, कथनी मात्र ही था, करनी मात्र नहीं था। जैसे भगत सिंह का नाम उस टाइम भी अगर आया था ना, बोला ये आतंकवादी बदमाश थे, तो वो झंडा फिर उठा लिया था उसने, किसान सभा वाला। जो भगत सिंह के हाथ में जो झंडा था वो करके कौन सा था उस टाइम झंडा उठाने वाला? वो जो सबसे ज़्यादा बड़ा कम्युनिस्ट कौन था पंजाब का? सरदार सुरजीत सिंह जी, वही थे ना, हरकिशन सिंह सुरजीत। वो वाली जो गैंग थे वो कितने ताकतवर लोग थे, उन्होंने मतलब उस चीज़ को दबने नहीं दिया। आज इस आंदोलन के दिन आप जगह जगह जाके देखोगे, हर जगह भगत सिंह के पोस्टर लगे हुए हैं।
हर जगह भगत सिंह के पोस्टर लगे। उन्होंने वो पुतला तो बना दिया है वहाँ संसदीय अंदर में, और वो जो पुतला बनाया था ना, तब से ये अव्यवस्था है ना, ये राजनीतिक सबकी ऐसी की तैसी हो रही है बाबा, हो रही है ना। मनमोहन सिंह कांग्रेस की भी हो रही है, फिर बीजेपी की हो रही है, अब मोदी की भी हो रही। तो भगत सिंह को मतलब ये देश किस रूप में स्वीकार करेगी? आज भी सरकारी कागजों के अंदर में उसका नाम आतंकवादी है। हाँ वही तो ये जो आतंकवादी जो बोल रहे हैं ना, ये कि खालिस्तानी पाकिस्तानी, ये जो मीडिया के अंदर किसानों को भी तो जब भी कभी मजदूर और किसान का बच्चा जब अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाता है ना सत्ता के विरुद्ध, उनको आतंकवादी और बदमाशी बोला जाता है। पहले का भी इतिहास है। लेकिन जब भी अगर ताकतवर सत्ता के विरुद्ध उस देश का मजदूर और किसान अगर सत्ता के विरुद्ध अगर कदम रखता है ना, तो वो एक खेत और खलियान नहीं मांगता, वो सारी दुनिया मांगता है। तो ये जो है ना, ये ट्रैक्टर जो खड़े हैं, ये हम इंसान यहाँ ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर खड़े हैं ना यहाँ आगे लोग, ये वापस नहीं जा सकते, तोपों से भी नहीं जा सकते, हिंदुस्तान की आर्मी भी नहीं उठा सकती इसको। तो दुनिया के अंदर आप सोचो, धीरे धीरे आप इस चीज़ को देखो कि इन्होंने रोटी को मतलब बिजनेस बना दिया। मतलब ये जो कृषि के ऊपर में जो कानून है, इसको बिजनेस में रोक दिया। तो रोटी को बिजनेस, रोटी ज़रूरत है इंसान की। तो इन प्रकृति ये परमेश्वर की धरोहर है, किसी के बाप की दौलत नहीं है। हम तो इंसान है, हमने संस्कृति बनाया था जीने के लिए। हम जो धर्म जो बोल रहे हैं वो एक संस्कृति है, हम कैसे जिए इंसान लोग। और ये प्रकृति है, ये परमेश्वर है, कहीं ना कहीं तो है वो। हमें अपने आत्मा के अंदर में नहीं खोजे, हमारे आत्मा में खोजेंगे तो भी ये हमारे को सबको देखने की दृष्टि सही होनी चाहिए ना। तो भगत सिंह की दृष्टि, वो बालक था ना छोटा, उसकी यही थी कि ये साला ये देश एक दिन ऐसे गांधी गांधी करके ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरी याद आएगी, लेकिन उसके बाद में लास्ट में भी ये बोला कि मेरे लहू से एक दिन इनकलाब आ जाएगा। उसको फिर भी मतलब गर्व थी कि मेरी कौम है ना, वो इस देश को गुलाम नहीं होने दी। तो आज ये आंदोलन चल रहा है ना, इसको पढ़ कर देखना। 1906 और 1907 में, 1906 और 7 के अंदर भगत सिंह के चाचा और बाप जो आंदोलन कर रहे थे, वहाँ चल रहा था। और वो अपने खेत के अंदर में वो लकड़ियाँ बो रहा था ना, बंदूक। तो बोला क्या बोल रहा, बोला मैं बंदूक बो रहा हूँ। तो आज यहाँ जो किसान उसी रूप के अंदर में यहाँ बैठा है, और किसान का बच्चा खेत के अंदर में ये आस कर रहा है कि मैं भी बंदूक यहाँ से बोऊँ। भगत सिंह ने ये बोला था, बोला मुझे मिटा सकते हो, मेरे विचार को नहीं मिटा सकते। यानी भगत सिंह एक विचारधारा थी। विचार क्या, वो दुनिया के यार बच्चा था, उसने दुनिया को खूबसूरत देखना चाहा। इन्होंने फांसी के फंदे पे लटका के मार दिया यार। क्या छोटी सी चीज़ थी क्या? 12 साल का बालक जिसने मतलब जलियांवाला बाग के खून की शीशी भर के शीशी में पूजा करके, उसकी बहन पूछा था उससे कि यार आज कहाँ गया था तू, भाई भैया बीरा कहाँ गया था आज? बोला मैं आज सर्वग में जाके आया हूँ। तो बोला तू क्या बकवास करे, वो हंसी उसकी बहन। तब उसने वो खून दिखाया था शहीदों का, बोला देख शहीदों का खून है, इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसको पूजा की थी उसने। और जब उसके अंदर भगत सिंह में ऐसे भी है, मतलब कि जब फांसी की अगर उसकी जब घोषणा हो गई थी, उसको पता चल गया मुझे फांसी हो गई, उस टाइम उसका 2.5 किलो वजन बढ़ गया था। मतलब किसी आदमी का मतलब कमज़ोर होता है, उसका बढ़ गया था खुशी से क्योंकि उसको पता था कि उस निर्जलता आ गई थी। आज भी मतलब देख हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग यहाँ सड़कों पे, लेकिन निर्जलता देख लोगों की। रोटी के लिए लड़ रहा है किसान, भाई इस देश को रोटी कैसे मिले, और निर्जलता से बैठे। तब भगत सिंह ने बोला था, बोला इस असेंबली के अंदर में बम फेंकना पड़ेगा। भगत सिंह का मकसद किसी जीव की हत्या करना नहीं था, खाली चेहरों के नीचे बम रखा था। वो चाहता था तो भाग भी सकता था। तो ये जो वो पुतला तो संसद में बनाया ना, तो इनका पुतला निकाल रही है प्रकृति। उसको अब पितर के रूप में पूजेंगे, देवता के रूप में पूजेंगे। इस देश को नहीं, इस दुनिया को पूजना पड़ेगा। इसलिए भगत सिंह बोला था, बोला आज यहाँ से अगर मैं भगोड़ा होता हूँ ना, तो मेरी मृत्यु होगी। और यहाँ से अगर मैं खुशी फांसी के फंदे पे चढ़ता हूँ ना, तो एक दिन दुनिया भी याद रखेगी कि भगत सिंह नाम का भी पैदा हुआ था धरती पे। तो मतलब कि देवता मान ले उसको, चाहे कुछ भी मान ले, बहुत मतलब कि तगड़ी चीज़ थी। इतना है कि भगत सिंह को हम अगर जैसे कहीं फोटो में मूर्तियाँ बनाने जैसे नहीं, भगत सिंह के सीने में होना चाहिए हमारे। सही बात है। प्रकृति यही तो संदेश देती है। प्रकृति आज क्या संदेश दे रही है? आज प्रकृति यह संदेश दे रही है कि जैसे इन्होंने रोटी को बिजनेस बनाया, लंगर सड़कों पे खुल गया। इन्होंने मतलब कि इस देश के जो मजदूर गरीब, आज 94 देश नंबर पे है ना हमारा भारत, मतलब दूसरे आप जैसे उसे सुन रहे हैं हम,
94 नंबर पे भूखमरी पे, और फिर भी रोटी को बिजनेस घोषित कर रहे हैं। तो लंगर सड़कों पे लग रखा है, खा रहे हैं बेचारे आ रहे हैं आस पड़ोस से। तो रोटी कभी बिजनेस नहीं होना चाहिए, रोटी ज़रूरत है। अब ये 6-6 हज़ार रुपये बोला, हम 6-6 हज़ार रुपये किसानों के खातों में 18,000 करोड़ डाल दी। अरे 18,000 करोड़ है मेरे राजस्थान के अंदर में, वो FCI वालों के गोदाम में डाल देता तो उस अनाज को खरीद करके वो आधार कार्ड से, जो राशन कार्ड से 5 किलो जहाँ एक परिवार दे रहा 7 किलो दे देता। कल खट्टर का क्या बयान आ रहा है, बोला 3 साल का अनाज हमारे पास पड़ा है। तो अनाज बड़े बड़े गोडाउन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस देश का एक बच्चा है किसी भी गरीब का, वो न खाए। इनकी ऐसी नीतियाँ हैं। और अनाज अब तो इतनी मोटी नीति है ये तो कि अनाज मतलब पैसे वालों के पास में रहेगा। भाई साहब मैं पैसा वाला आदमी हूँ, मेरे पास में 20 लाख रुपए, मैं आज मान ले अनाज खरीद के स्टॉक करूँगा तो मेरे को 20 का अगर 25 नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी आपको नहीं बेचूंगा। अनाज सरकार के अंडर में रहेगा। सरकार किस लिए? सरकार रोटी देनी है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? सबसे पहले मतलब अगर हमारी देश की जो पहचान करवाई थी ना वर्ल्ड के अंदर में, तो ये हिंदू तो मतलब कि गढ़ाया हुआ एक शब्द है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति के लोग थे हम, सनातन संस्कृति की पहचान करवाई थी उसने 18 घंटे लेक्चर दे करके, पूरा ए से लेकर के जेड तक। और बोला अगर परमात्मा तुम खोज रहे हो तो आत्मा में खोजो, और अगर राजनीति करते हो तो ऐसी करो कि किसी को रोटी मिले, तुम रोटी दे सकते हो बोला। तब वो दुनिया के जो जितने भी उस टाइम धार्मिक लोग थे वो स्वामी विवेकानंद पीछे चले थे। और जहाँ विचार को स्वामी विवेकानंद छोड़ के गया था ना, उसी विचार को जो आगे बढ़ाया उसी का नाम भगत सिंह था। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, उस विचार का ही था कि हमारे देश को कैसे आज़ाद करा जाए, हमारे देश को कैसे। भगत सिंह का कहने क्या था कि हम यार एक जानवर का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा है, उससे तो बड़ा नहलाते प्यार से पड़ोसते, और एक इंसान का बच्चा है उसको कोई किसी जाति का बोल के, किसी की जाति का बोल करके ऐसे भूखा है पिसा है उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसके सोचेंगे भी नहीं। तो कितना बड़ा आदमी होगा वो, मतलब कि ऐसे बोलता था वो कि जानवर का बच्चा है उसको तो बड़े प्यार से करना चाहिए, लेकिन इंसान का बच्चा है उसको जाति धर्म के नाम पे तुम भेदभाव करोगे दुनिया के अंदर में। ऐसी राजनीति नहीं हो। ये आज सत्य हो रहा है। भगत सिंह ने उसी टाइम बोला था, बोला अगर लिखा हुआ है सर, उस टाइम छोटी सी उम्र में वो बता के गया था, बोला जब धर्म सत्ता के साथ में हो जाएगा ना तो दुनिया को एक अफीम का ऐसा नशा हो जाता है कि धर्म हमारे को खाने के लिए दे रहा है। सत्ता के साथ मिश्रण हो गया ना धर्म का, तो वो अफीम का सा नशा आदमी उसके अंदर में। जैसे आज घूम रहे जगह मोदी जी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, धर्म का कर रहा है, क्या कर रहा है? धर्म क्या? धर्म तो माँ बाप है यार। हमारी संस्कृति वो है कंकर कंकर में शंकर है, बोला तुम्हारे को कहाँ ढूंढने की जाने की जरूरत है। और ये इतने बड़े मतलब कि धर्म के बारे में बोला, हिंदू तो मुसलमानों ने तो मान लिया कि बंदूक के बल के ऊपर में हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को, कुछ ही लोगों को मतलब बंदूक के बल पे परिवर्तन करवाया था। और इन सिख भाइयों ने हमारे को बचाया था, सनातन धर्म को लड़े थे ये 5 शस्त्र लेकर के। और इन्होंने तो मतलब एक मतलब कि अपने संगठन बना करके और मतलब ये मीडिया में प्रचारित करके सनातन, पूरी सनातन संस्कृति को हिंदू संस्कृति में तब्दील करके इस देश का भट्ठा बैठाने के लिए। हमारा जब देश का बच्चा जान जाएगा ना कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारे को रोटी कैसे मिलेगी। रोटी देने वाला है आज, मतलब कि जो देने वाला है रोटी किसान ही देता है। दुनिया के अंदर में रोटी किसी भी आदमी को जो खेत खोद करके पैदा होगी ना, और पेट बम खाने से नहीं बनेगा। एक बार बम बोला, वो परमाणु बम है, वो ये परमाणु बमों के लिए भी जीतना चाहिए लोगों को भी। अभी साला वो ट्रम्प है मान ले है, वो बोल रहा है कि परमाणु बम से वहाँ खतरा है, तो ये भी मोदी तो उसका दोस्त है। ये इस कानून में हार गया तो ये अपनी कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है मोदी, इसमें इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि इसका क्या पता है परमाणु बम भी फोड़ सकता है। यार बम, अगर इन्होंने बोला बम फोड़ने से ही भगत सिंह को फांसी के फंदे पे लटका दिया था कि इसने ये बम फोड़ा, किसी जीव की तो हत्या नहीं की थी ना। और इस दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े ये पूंजीपति लोग परमाणु बम बना के रखे हैं, उनके विरुद्ध कोई किसी की है ही नहीं, निगाह ही नहीं है। यार धर्म 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 करके चल रहा है। कर्म प्रधान, कृषि प्रधान सनातन संस्कृति का जो देश था, उसकी आज आप ऐसे निगाह करके देखें ना तो धरातल में कहाँ चलेगी। तो अभी प्रत्येक आदमी को अभी भगत सिंह बनना पड़ेगा।
भारत के प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचना पड़ेगा। भगत सिंह का हम ऐसे वो चित्र ले लेने से काम नहीं चलेगा, चित्र तो उसको इज्जत से रखना पड़ेगा और दिल के अंदर बसाना पड़ेगा। अब बोला देश देश देशभक्ति, वो देश कहाँ रहता है? मैं तो मतलब 17 साल फौज में भी ढूंढ के आया। या तो देश दो ही तरीके से बन सकता है, या तो खेत से खेत जुड़ करके देश बन सकता है, एक खेत दूसरा खेत से लेकर के बॉर्डर तक चला गया, या तो उस हिसाब से देश बनेगा, या एक दो जैसे ये आदमी है, ये 140 करोड़ जो लोग हैं इनको मिला करके देश बने। तो राजनीति 140 करोड़ लोगों के रोटी की होनी चाहिए यार, धर्म की नहीं होनी चाहिए। धर्म तो हर एक प्रत्येक आदमी को लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हर आदमी अपने माँ बाप है अपने को सिखाते हैं कि यार अपने को कैसे पूजा करनी है, बेटा क्या धर्म है हमारा। इंसान यार ऐसे बोलते हैं ना, खाली बदनी तो यार खाली बदनी जाने का है, खाली आधा यार खाली आधे जाने का है? तो आत्मा, मोदी जी बोलते हैं ना मन की बात बहुत अच्छी करते हैं। अगर मोदी जिस दिन आत्मा की बात कर लेगा ना, अगर इतना कायर हो जाएगा वो, मैं तो ये बता रहा हूँ, पश्चाताप होगा उसको बहुत ज़्यादा कि मैं देश को कहाँ लेके जा रहा हूँ। पब्लिक एक चीज़ और कहा है कि मोदी अपने मन की बात करे, जनता के मन की बात नहीं पूछता। अरे मैं मान ली जितने भी मोदी भक्त हैं ना, उनसे भी ये कहूँगा कि भाई मोदी जी को ये बोलो कि मन की तो बहुत सुन ली, एक बार आत्मा की बात कह करके एक बात कर। इस देश तो आत्मा की बात, सनातन संस्कृति की बात कर ले पहले। ये हिंदू शब्द पे तो साला प्रतिबंध होना चाहिए। किस लिए बोल रहा है? अरे अगर मतलब इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ था ना, तो उस साइड के इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो मतलब दरियाए सिंध से इस साइड में रहने वाले लोगों को हिंद शब्द से हिंदू पढ़ा है, यही तो है ना गणित। तो सिंध तो पाकिस्तान में बह रही है, तो हम हिंद कहाँ हुए? हम तो भारतीय लोग हैं यार। कितना मूर्ख बनाया हुआ है तो यार, जनता मूर्ख बनती जा रही है यार। ये बात भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु उस टाइम में बोलते, बोला है हमारे देश की अंधी बहरी और मूर्ख जनता है। इनकी चेतना को जगाना पड़ेगा, इनका स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा, तब जाकर के कोई सही रास्ता मिल सकता है। तो स्वाभिमान जगाना पड़ेगा लोगों को। अभी जो मतलब कि हम लोग बैठे हैं ना, अभी कल परसों जैसे मैं यहाँ से देख रहा था वीडियो से, अभी यहाँ अपने आंदोलन के जो लोग भी हैं ये भी जैसे बोल रहे हैं, बोला कि शराब मत पियो, अनुशासन में रहो, अपने आप अनुशासन लागू करो। तो हमारे देश के लोगों को अनुशासन अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, एक साथ में लामबद्ध होना पड़ेगा, अपना खुद का सेल्फ डिसीजन बनाना पड़ेगा और इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। इस देश के गरीब मजदूर और किसान के बारे में इनको सोचना पड़ेगा। अगर राजनीति होती है तो मतलब क्या है दुनिया में यार, क्या इस देश के अंदर में या तो किसान होगा या इंसान होगा, दो ही होगा, तीसरा तो हो नहीं सकता। तीसरा मजदूर हो सकता है। तो मजदूर मतलब सारे किसानों को तुम मजदूर बना दोगे तो फिर भविष्य में रोटी कहाँ से लाओगे? ये तो वो करने लगी, बोला 2021 में बोला दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अरे तो दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती, बोला ना एक दिन परले आ जाएगा। परले तो हम जिस दिन मरेंगे ना उस दिन ही आएगा दुनिया के अंदर में। और ये धरती है ईश्वर की है, ऐसे ही चलती रहने वाली है। तुम तो उस भगत सिंह है ना, उसको कैसे जल चढ़ाना है उसको सोचो। बोला यार आप भी क्या इस बात पे थोड़ा विचार करो यार। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने सुना भाई भगत सिंह ऊपर फौजी साहब ने बात करी और बहुत बढ़िया लगी, बहुत कुछ सीखने भी मिला। आपकी भी राय दियो सभ्य कमेंट के जरिए, हमेशा की तरह जो आप क्या करा सोच विचार दियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, क्योंकि 17 साल देश की सेवा करके और आज बॉर्डर पे पहले जवान के रूप में सेवा करी, किसान के रूप में सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात अपना आप में भी एक फौजी का किसानों का साथ आना बहुत ताकत मिला इस चीज़ से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।